नेम लिखकर जो है आप कनेक्ट हुआ करें। तो ये ईगल हॉक जो है कौन है ये हमारे साथ आज? रियल नेम के साथ अपने लिखा करें। अच्छा, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन लेनी, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला खैर करेगा। और जब हमारी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह, तो हम अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, इंशाल्लाह आपके दिन में काम लगाएंगे और उस काम में मैं आपको प्रोडक्टिविटी जो है ना प्रोवाइड करूंगा, और हम अपनी वर्सटिलिटी को मजीद बढ़ा देंगे। फिर हम एक एक दिन में 4 4 5 5 सब्जेक्ट्स को डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्सटिलिटी कैसे आएगी और कैसे डेवलप की जाती है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। यार एक दिन में कैसे 3 4 4 एरिया को हिट किया जा सकता है कि एक तरफ आप ज्योग्राफी को छेड़ रहे होंगे, एक तरफ आप इंडो पाक हिस्ट्री को छेड़ रहे होंगे, एक तरफ आप जीके को छेड़ रहे होंगे, एक तरफ आप मैथ को छेड़ रहे होंगे, एक तरफ आप एवरीडे साइंस को छेड़ रहे होंगे। यानी एक ही दिन में ये सारे चीजों को आप क्या कर रहे होंगे, कवर अप कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखें, इजी रहें, आराम से जो है बिल्कुल बॉगल नहीं करना आपने, बिल्कुल जो है रैटल नहीं करना, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, और जो आपकी मामलात हैं उस मामलात में अपने आप को अंडरस्टैंड करके चलते जाना बस। अच्छा, अब हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आज हम थोड़ी सी मैथ भी करेंगे। ठीक है जी, आज हम थोड़ी सी मैथ भी करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा अच्छा, अजहर है। चलो ठीक है, ईगल हॉक अजहर है, अजहर है। अच्छा, हमने कल रशिया को देखा और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को देखा, जर्मनी को देखा, यूके को देखा, फ्रांस को देखा, और इटली को देखा, और जापान को देखा। और इसमें हमने थोड़ा सा टच किया कि यूएसए जो है वो 1917 में फॉर्मल एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर 1 में इसकी फॉर्मल एंट्री 1917 में हुई ड्यू टू सबमरीन अटैक बाय जर्मनी एंड टेलीग्राफ टू मैक्सिको। ठीक है, जो इन्होंने जर्मनी ने जो टेलीग्राफ भेजा था मैक्सिको को, वो इंटरसेप्ट कर लिया गया बाय यूके, और यूके ने कहा कि यार ये देखो अमेरिका, यूएसए, जर्मनी मैक्सिको को आपके खिलाफ भड़का रहा है। क्योंकि जब हमने अमेरिका को देखा था तो अमेरिका का ये जो टेक्सास के साथ ये पूरा रीजन था, कैलिफोर्निया का रीजन, टेक्सास का रीजन, तो ये पूरा का पूरा रीजन किसके पास था, मैक्सिको के पास था। तो मैक्सिको से ये रीजन जो है वो ले लिया था किसने, अमेरिका ने। और अब मैक्सिको और अमेरिका की जंग हुई थी। ठीक है जी, उस जंग में जो है मैक्सिको से ये रीजन यूएसए ने ले लिया था। तो मैक्सिको को कहा कि आप यूएसए के ऊपर अटैक कर दो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो है असले वगैरह हम देंगे, तो आप जो है ना, तो यूएसए को एक तो ये पॉइंट मिला, और दूसरा पॉइंट यूएसए को क्या मिला, यूएसए को ये मिला कि इनकी सबमरीन के ऊपर अटैक कर दिया किसने जी, अच्छा, तो टेलीग्राफ किया मैक्सिको को, और ये दो वजह बनी यूएसए फॉर्मल एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 पे अब हमने उसमें मेन प्लेयर कौन है, हमने बात की थी किसकी जी, एक बात हमने की थी ट्रिपल अलायंस की,
ट्रिपल अलायंस जो कि कौन था, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया प्लस इटली। लेकिन इसमें इटली ने चेंज पार्टी एंड अलाइड विद ट्रिपल एंटनी। ठीक है जी, ट्रिपल एंटनी का साथ हो गया और इसमें फिर प्लस कौन आ गया जी, ऑटोमान अंपायर। ऑटोमान एम्पायर इनके साथ हो गया। तो अभी ये जो है जर्मनी इटली की थोड़ी सी इतनी सी हिस्ट्री है। इटली ने पार्टी जो है अपनी तब्दील कर ली, था तो ये ट्रिपल अलायंस का हिस्सा, लेकिन इसने अपने आप को किधर ज्वाइन कर लिया जी, उधर ज्वाइन कर लिया। और अब मैं अगर ट्रिपल एंटने की बात करूं तो इस ट्रिपल एंटने में कौन था जी, एंटने मैंने आपको बताया था फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब इसमें कौन होगा जी, फ्रांस होगा। फ्रांस प्लस यूके प्लस जो है रशिया। ठीक है जी, और प्लस में इनके साथ कौन जुड़ गया है, जापान, और प्लस में इटली, और प्लस में यूएसए 1917 में। इतनी सी बात है। अच्छा जी, अब ये जो ओटोमान एम्पायर, सबसे पहले हम रशिया की बात कर लेते हैं। रशिया में कौन जी है, निकोलस सेकंड है, जार कौन है, निकोलस सेकंड। इसको मार्च 1917 में एब्डिकेट कर दिया जाता है। 1917 में एब्डिकेट का मतलब होता है तख्त से उतार दिया जाता है। ठीक है जी, इसको तख्त से क्या उतार दिया जाता है, इसको, निकोलस सेकंड को। और वहां पर एक पार्टी होती है जी, उन्हें कहते हैं जी मेंशेविक, मेंशेविक लोग। ये जो है कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल रशिया। कब जी, मार्च 1917 को। मार्च 1917 को ये मेंशेविक लोग रशिया को कंट्रोल कर लेते हैं और निकोलस सेकंड को प्रेजेंट कर देते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं। ठीक है जी, प्रेजेंट कर देते हैं। तो इनके मुकाबले में फिर एक रेवोल्यूशन आता है जिसे कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये अक्टूबर रेवोल्यूशन कौन लेकर आता है, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन कौन है, व्लादिमीर लेनिन एक मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट कौन है, असल में आपके एक फिलोसफर हैं, 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, 20th सेंचुरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कौन है, कार्ल मार्क्स। जो कहां पर पैदा हुए हैं, जर्मनी में। और मोस्टली लिव्ड कहां है, ज्यादा हिस्सा कहां गुजारा है, यूके में। ठीक है जी, मोस्टली लिव्ड यूके में है। और इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी राइटिंग जो है वो मार्क्सिस्ट जो राइटिंग है वो कौन है जी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। और ये दोनों किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जर्मनी।
जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज में लिखे गए हैं ये। कौन से जी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि ये इनसे इन्फ्लुएंस हुए व्लादिमीर लेनिन, और इन्होंने जो मेंशेविक लोग हैं, ये मेंशेविक लोग चाहते हैं क्या जी? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और ये चाहते हैं जी रेवोल्यूशन। ठीक है जी। मार्च में उन्होंने कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हम जी जो है डेमोक्रेसी के जरिए से सिस्टम जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल करेंगे। और इन्होंने क्या कहा? नहीं जी, हम इस सिस्टम को जो है पूरे को जो है अपने कंट्रोल में ले लेंगे बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन से हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे। इन्होंने कहा जी, ये व्लादिमीर लेनिन ने। और ये व्लादिमीर लेनिन जो है, इन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है कि इन्होंने, यानी मार्च में ये जो किंग था निकोलस सेकंड, इसको किसने एब्डिकेट किया? इसको एब्डिकेट किया मेंशेविक लोगों ने। ये एक रशियन डेवलपमेंट पार्टी है, रशियन सोशलिस्ट डेवलपमेंट पार्टी, आरएसडीपी, आरएसडीपी, रशियन सोशलिस्ट डेवलपमेंट पार्टी। उसके ये दो विंग हैं जी, एक तो है मेंशेविक और एक है बोल्शेविक। ये दूसरा विंग कौन सा है? ये वाला विंग, ये है बोल्शेविक। ये मेंशेविक लोग क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी के जरिए से गवर्नमेंट पर कंट्रोल। और ये जो मेंशेविक लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये कहते हैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपने हाथ में लो, और जो है ना, इधर जो है गवर्नमेंट को संभाल कर हुकूमत के अंदर जो है रिफॉर्म्स लेकर आओ। और ये जो है नजरियात इनके क्या है? ये इनके नजरियात हैं मार्क्सिस्ट, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के नजरिया मैंने आपको पहले बताया हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया हल्का सा है। तो अभी इन्होंने तो किया हुआ है जी निकोलस सेकंड को इम्प्रिजन। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे जी निकोलस सेकंड की फैमिली को, उसके बच्चों को, उसकी 4 बेटियों को, उसके बेटे अलेक्सी को, चारों को कत्ल कर देंगे। ठीक है जी, उन चारों को कत्ल कर देंगे। और 1922 में यूएसएसआर इस्टेब्लिश करते हैं। और क्योंकि अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया, तो क्या होगा जी? जर्मनी जो है वो, रशिया जो है वो सरेंडर कर देगा। रशिया जब सरेंडर करेगा तो जो है ना, रशिया सरेंडर कर देगा और वॉर एफर्ट से निकल जाएगा। तो ये फिर क्या होगा जी? आपका सारा जो है, रशिया जब निकल जाएगा तो वो अपने इलाके जो है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे दे देगा। और आपका मामला जो है इस तरफ चला जाएगा कि आपके जो है रशिया में एक रेवोल्यूशन आ गया है। और रशिया के तकरीबन, आप एक और चीज लिख लो यहाँ पर, 5 मिलियन पीपल डाइड। हाँ, ठीक है जी। अब ये हम नीचे वाला मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट तो फिर बना लो। बोल्शेविक से था, बोल्शेविक। जी बिल्कुल। सर ये लेना पहले जर्मनी चला गया था। जी जी, ये पहले जर्मनी था लेना। हाँ, इसके लिए स्पेशल ट्रेन जर्मनी ने भेजी थी, इसको जो लेकर आई थी, और इसने फिर कंट्रोल लिया था जी रशिया में। ठीक है जी। तो आपका जो है यूएसएसआर स्टैब्लिश हो गया। और ये व्लादिमीर लेनिन जो है, ये बोल्शेविक विंग से है। तो इसको बोल्शेविक, जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया है, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं,
ठीक है जी, इसके काफी सारे नाम है। ठीक है जी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं और अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है जी, अब आपका ये पार्ट हो गया जी रशिया का। अब रशिया जो है क्या हुआ जी, रशिया का जो किंग था वो एब्डिकेट हो गया, रशिया का किंग छूट गया। और आपकी जो है ना, अब मेन पार्टी आपकी कौन कौन सी थी? रशिया, किंग एब्डिकेट, ठीक है जी, टेरिटरी लॉस, टेरिटरी लॉस हो गई, किंग एब्डिकेट हो गया, न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया। रशिया के साथ ये हुआ। रशिया का पार्ट आपका वर्ल्ड वॉर का, रशिया 1917 में क्या हो गया जी, निकल गया वर्ल्ड वॉर से। ठीक है जी, अब रशिया आपका एंड हो गया और उसके साथ जी क्या हुआ, उसकी टेरिटरी लॉट हो गई, किंग एब्डिकेट हो गया और बाद में उसको खत्म भी कर दिया गया। ठीक है जी, ये सारा मामला आपका हो गया। अब ये मैं मिटा रहा हूं। 5 मिलियन सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है मरे थे। उसके बाद फिर जो इसकी वजह से एपिडेमिक्स आए, क्योंकि इसमें पहली बार बहुत हाई लेवल पर जो है ना वो जो ये ट्रेंच वॉरफेयर हुआ, और ट्रेंच वॉरफेयर में जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म की वॉरफेयर होती है ट्रेंच वॉरफेयर। उसकी वजह से बहुत सारे जो है लोग मरे इसमें, और उसमें जो चूहे थे ना, लोगों को चूहे भी खाने पड़े, और उसकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा एपिडेमिक फैली, फेमाइन जो है, फूड शॉर्टेजेस हो गई, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मरे। ठीक है जी, तो बहुत सारे ये मामला आपके हुए। अच्छा जी, अब यूएसए की फॉर्मल एंट्री भी आपको पता चल गई कि यूएसए जो है ये फॉर्मली एंट्री हुई। और यूएसए में आप एक और चीज लिखोगे कि जी यूएसए फ्रेश ट्रूप्स, ट्रूप्स कहते हैं फौजियों को, अराइव्ड 2 मिलियन, कितने? 2 मिलियन, 20 लाख यूएसए से फ्रेश सोल्जर्स आ गए, उन्होंने आकर पार्टिसिपेट किया इस जंग में 1917 के बाद। अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन के साथ क्या हुआ जी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन का जो जोसेफ था, ठीक है जी, किंग जोसेफ, इनके साथ ट्रीटी हुई जिसे कहते हैं सेंट जर्मन ट्रीटी। सेंट जर्मन ट्रीटी हुई क्योंकि ये भी हार गए। अब ये ट्रिपल एंड ने जो है ये बॉन जीत गए हैं, और जो है आपका जो ट्रिपल अलायंस है वो हार गया है। ठीक है जी, अब अलग अलग, क्योंकि अब ये इसमें से मेन प्लेयर कौन है, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये तीन जो है मेन प्लेयर है, और ये मेन प्लेयर जो है पूरी की पूरी फायदा उठाएंगे यूरोप के, ये चौधरी है। उसके बाद सेंट जर्मन ट्रीटी हुई, सेंट जर्मन ट्रीटी में इनका जो है जोसेफ जो है एब्डिकेट, जो जोसेफ किंग था वो एब्डिकेट हो गया, और इसमें से ऑस्ट्रिया में से आपके कौन कौन से इलाके इलादा हो गए, चेक रिपब्लिक, उसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, ये एक कंट्री था, बाद में ये 2 कंट्रियों में कन्वर्ट हुआ, और एक का नाम है चेक रिपब्लिक और दूसरे का नाम है स्लोवाकिया। उस वक्त ये एक कंट्री था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद जो है आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है जी, उसके बाद जो है आपका पोलैंड का कुछ एरिया, और जो है ऑस्ट्रिया हो गया, ये हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया, ये इलाके जो है ये इसको क्या हुआ जी, टेरिटोरियल लॉस हो गया, नए मुल्क बन गए। ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर से ये उनके साथ सेंट जर्मन ट्रीटी हुई, उनके मुल्क को
इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। उनकी जो एम्पायर थी वो इतने इंडिपेंडेंट ममालिक उसमें से बना दिए गए। ठीक है जी। और रशिया में से कौन कौन से बनाए? रशिया में से बनाए जी इस्टोनिया, लाटविया, लिथुवेनिया। ठीक है जी। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुवेनिया, ये 3 बाल्टिक स्टेट, और इसके अलावा भी कुछ टेरिटोरियल लॉस हुए थे, लेकिन बाद में जो है इन तीनों को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। अच्छा जी। अब जी उसके बाद तीसरा जो नुकसान वाला था, तीसरा कौन है जी? जर्मनी। जर्मनी के साथ हुई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी कि मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर 1 लाख से ज्यादा तुम फौजी नहीं रख सकते, असले की रिस्ट्रिक्शन, असला इकट्ठा नहीं कर सकते, हर चीज के ऊपर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, हैवी फाइन। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल में, और किंग भी इनका जो था वो कौन था जी? काइजर विल्हम सेकंड। काइजर विल्हम सेकंड एब्डिकेट। काइजर विल्हम सेकंड एब्डिकेट। काइजर विल्हम एब्डिकेट हो गया, तख्त से उतार दिया गया, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन, हैवी फाइन। और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कब हुई जी? इसको रटा लगाने का तरीका क्या है जी? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है, ये 2 ट्रीटी है, एक है ट्रीटी ऑफ सर्व और एक है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, दोनों आती है 1 पेपर में। सर्व जो है PQRSTUV, एस पहले आता है, लेकिन हम इसको बाद में ले जाएंगे, और बी बाद में आता है, इसको पहले ले जाएंगे। यानी ये कब होगी? 1919 में। वर्सेल्स कब होगी? 1919 में। और इसमें क्या होगा? हैवी फाइन होगा, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन होगी, और उनका किंग भी जो है वो एब्डिकेट हो जाएगा, और टेरिटोरियल लॉस भी होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो मामलात हैं, ये सारे विक्टोरियस नेशन उभर के आ गई है ना। फ्रांस, यूके, ये सारे जो है इन्होंने हरा दिया। फ्रांस ने, यूके ने, और यूएसए ने, और इटली ने, और जापान ने, इन जो ट्रिपल एंट ने ये जीत गया है। अब ये जो है ना, अब उनके इलाके जो है इसके कब्जे में है। ठीक है जी। पूरा का पूरा जर्मनी जो है वो इनके पास है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया इनके पास है। अब ये उनके साथ ट्रीटीज कर रहे हैं कि हाँ भाई, ऑस्ट्रिया के साथ क्या ट्रीटी, रशिया के साथ क्या ट्रीटी की है थी? रशिया तो पहले ही इससे बाहर निकल गया, क्योंकि उधर रेवोल्यूशन आ गया, और उनका जो था निकोलस सेकंड वो उतर गया, उनको टेरिटोरियल लॉस भी हुआ। उसमें एक नया बंदा आ गया व्लादिमीर लेनिन, और उसने एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था, इनके साथ सेंट जर्मन ट्रीटी हुई 1919 में। ठीक है जी। जिसमें जो इनका किंग था उसको एब्डिकेट कर दिया, और इसमें से इतने सारे इलाकों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर उसके बाद जर्मनी की बात आई। जर्मनी में जो है, और जर्मनी में जो है वो क्या हुआ जी? काइजर विल्हम को एब्डिकेट कर दिया, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है, अब नई न्यू एम्पायर, न्यू कंट्री, जिसका नाम अब क्या है जी? वेमार रिपब्लिक। इस्टेब्लिश्ड। वेमार रिपब्लिक जो है वो क्या हो गई है जी? इस्टेब्लिश हो गई है। ठीक है जी। तो अब जो है आपका न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इसमें आ गया, और इसमें भी मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब हमारी आखिरी रह गई जी, जर्मनी का भी हमने कर लिया, ऑस्ट्रिया का भी कर लिया, इटली तो उधर चला गया, इटली तो जीतने वाली पार्टी के साथ चला गया। और तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी है जी? एक हमारे पास रह गई जी, और वो है आपके पास जी ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर को हम देख लेते हैं। तो ये तस्वीर बनाओ इसको। जर्मनी पूरा जो था, ये जर्मनी का नाम है वेमार रिपब्लिक। ये रहेगा जर्मनी का नाम 1900 जो है 20 से लेकर 1920 से लेकर 1933 तक। ठीक है जी। फिर 1933 में जो है ना वो आ जाएगा नाटजी, नाटजीइज्म।
फाशिज्म आ जाएगा इधर, नाजी जर्मनी बन जाएगा ये। ठीक है जी। तो ये अब हम, सवाल तो नहीं है, समझ आ रही है? बर्सलेस किस सिटी है? बर्सलेस फ्रांस का सिटी है। इस ट्रीटी नहीं, ट्रीटी की डेट की जरूरत नहीं है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है इसकी डेट की जरूरत नहीं है, डेट की हमें जरूरत नहीं है। स्पेनिश फ्लू भी आया था, हाँ पैंडेमिक में स्पेनिश फ्लू आया था, वो इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है जी। अभी हम वर्ल्ड वॉर मुका लें। हाँ असल में एक था रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इसका नोटोरियस कैरेक्टर था, जिसका नाम था रास्पुटिन। रास्पुटिन क्या करता था, ये रास्पुटिन किंग, और जो किंग निकोलस सेकंड था और उसकी बेगम था, इसके ऊपर उसका बड़ा इस बंदे का, रास्पुटिन का बहुत असर रसूख था। और ये इसमें सवाल आता है, वन ऑफ द नोटोरियस कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री एंड दैट इज रास्पुटिन। ठीक है जी। रशिया से ताल्लुक था रास्पुटिन का, और ये क्या, इसने जो है ना क्या करता था, इसके ऊपर सारों ने इल्जाम लगाया था कि शायद जो उसकी बीवी थी निकोलस सेकंड की, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है जी, तो जरीना, अलेक्जेंड्रिया को जो है उर्दू में जरीना कहते हैं जी, तो अलेक्जेंड्रिया जो है उसके साथ इसका चक्कर था। ठीक है जी। इसके ऊपर ये भी इल्जाम लगा, तो इसके ऊपर काफी सारे इल्जाम लगे। वन ऑफ द जो है मोस्ट नोटोरियस कैरेक्टर ऑफ द रशियन हिस्ट्री, तो रास्पुटिन को समझा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होगी। अब हम आ जाते हैं जी अपने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, और ये तस्वीर बना लीजिए। अब आपका आ गया जी, ये हो गया जी आपका जो है, अब आपका रह गया ओटोमन एम्पायर। अब जंग के दौरान 1916 में स्काइज बाइकॉट एग्रीमेंट, ठीक है जी, ये डैश है, स्काइज बाइकॉट एग्रीमेंट। ये स्काइज जो है ये ब्रिटिश का फॉरेन मिनिस्टर था, और बाइकॉट जो है ये फ्रांस का, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर था। इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि जब हम ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, डिवीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, हम आपस में ऑटोमन एम्पायर को क्या कर लेंगे जी, बांट लेंगे। अब जो है जब जंग खत्म हुई तो तुर्की के साथ जो है, जो ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त, जिसका ऑटोमन एम्पायर का ऑटोमन एम्पायर के साथ कौन सी ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ सर्व। और ये कब होगी जी, 1920। और इसमें क्या हुआ जी, इसमें जो है जो पूरा का पूरा अनातोलिया का रीजन है, ये भी जो अलायंस है, जो ट्रिपल एंटिटी है, इनके कंट्रोल में दे दिया। और जो है जॉर्डन और इराक और प्लस में पैलेस्टीन, ये यूके को दे दिया, यूके मैंडेट। ठीक है जी, जॉर्डन, इराक, फलस्तीन और लेबनान, प्लस में वो सीरिया, ये किसको दे दिया जी, फ्रांस को, ये बांट दिया जी। और जो अरेबियन पेनिनसुला था उसमें कुवैत
जो मॉडर्न डे सऊदी और अरेबियन पेनिनसुला, ये भी यूके की मैंडेट में आ गया। और इस पूरे काम के लिए यूके ने अपना एक एजेंट, यूके एजेंट इन अरेबिया, उसका क्या नाम था जी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। इस लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने क्या किया? हिजाज के ऊपर खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी। इस जो है लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने क्या किया? शरीफैन मक्का और प्लस में शरीफैन मक्का को, और प्लस में जो है वाली नजद, वाली नजद जो है, नजद के जो हुक्मरान था शरीफैन मक्का, ये वाली हरमैन शरीफैन है। इन दोनों को भड़काया कि आप जो है ओटोमान एम्पायर के खिलाफ। और ये कौन था जी? अब्दुल अजीज, ठीक है जी, अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है जी। तो इन दोनों ने क्या किया जी? इन दोनों ने वाली नजद और शरीफैन मक्का, ये नजद का जी जो ट्राइब था उसका हुक्मरान था, और शरीफैन मक्का, इन दोनों ने ओटोमान एम्पायर के खिलाफ क्या की जी? बगावत की। किसकी हेल्प से? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो है, इसकी मदद से इन्होंने जो एजेंट था यूके का किया, और इवेंचुअली जो है ओटोमान एम्पायर से ये वाला जो रीजन था, पूरा का पूरा रीजन छीन लिया गया। और ये रीजन फ्रांस ने और ब्रिटेन ने अपने आपस में बांट लिया। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है जी, अब इसकी तस्वीर बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ जी? ये पूरा रीजन जो है क्या किया? बांट लिया। हाँ, हिजाज वाली हिजाज, ये हिजाज जो है, हिजाज माउंटेन है, उसके इस तरफ और उस तरफ जो है। नाम क्या बता दें यूके वाले जो एजेंट हैं उसका? लॉरेंस ऑफ अरेबिया, लॉरेंस। ठीक है जी। अब ट्रीटी ऑफ सर्व हो गई, ऑटोमान एम्पायर का बेड़ा गर्क हो गया। और मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था? 1517 में सलीम फर्स्ट ने खिलाफत कायम की थी, खिलाफत कायम की थी। और जो है उस वक्त ये सुल्तान भी होता था और खलीफा भी था। तो सुल्तान जो लास्ट था, लास्ट सुल्तान, वो कौन था जी? महमद सिक्स जो था, वो लास्ट सुल्तान था ओटोमान एम्पायर का। ठीक है जी। और ये कब की बात है जी? 1922। ठीक है जी, 1922 में लास्ट। उसके बाद क्या हुआ जी? ट्रीटी ऑफ लुजान हुई। 1923। असल में हुआ ये कि 1918 में जब जंग खत्म हो गई, 1918 में जब जंग खत्म हुई, तो फिर ग्रीस ने महसूस किया कि ये जो अनातोलिया का रीजन है ये बड़ा डिस्टेबलाइज हो गया है, और इसके ऊपर हमले कर करके वो तुर्की के जो इलाके थे वो फतह करना शुरू कर दिए उसने। तो फिर जो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो था, उसने यहाँ पर अपना जो है नेशनलिज्म की बुनियाद पर एक तहरीक चलाई। नेशनलिज्म की बुनियाद पर तहरीक चलाकर उसने ग्रीस को यहाँ से भागता कर दिया। ठीक है जी, यहाँ से भागता किया। और फिर जो है उसके साथ यूरोप में जो है ट्रीटी हुई। उसने इराक के ऊपर और ये लेबनान के ऊपर और ये जितने भी मकबूजा इलाके थे, इसके ऊपर यूरोपियंस का कंट्रोल मान लिया। और जो अनातोलिया का रीजन था और इस्तांबुल का रीजन था, यूरोपियंस ने मान लिया कि ये मॉडर्न डे तुर्की जो है ये बाउंड्री है, इसका हम एहतराम करेंगे
और ये जो इराक का रीजन है, ईरान का रीजन है, ये सारा रीजन है, इसका हम एहतराम करेंगे। ठीक है जी, कि ओस्मान अम्पायर ने कहा इसका हम करेंगे। तो लास्ट सुल्तान जो था, जब ये ट्रीटी ऑफ लोजान हो गई तो फिर 1924 में लास्ट खलीफा अब्दुल मजीद, ठीक है जी, अब्दुल मजीद जो है ये 19 मार्च 3 मार्च 1924 को जो है लास्ट खलीफा अब्दुल मजीद एग्जाइल टू फ्रांस, पेरिस, इसको पेरिस जाना पड़ गया। ठीक है जी, ये आपका ओटोमन अंपायर का हो गया और ये अब आपकी वर्ल्ड वॉर एंड हो गई। है कोई सवाल? सारे मामला समझ आ गए ना कि जी अलाइड थे, ट्रिपल अलायंस था और आपका जो था क्या था जी, ट्रिपल एंटने थे। तो ट्रिपल जो एंटने थे वो जीत गए और फिर उन्होंने जो अलाइड थे उनके साथ क्या किया वो आपके सामने है। और इसमें हाँ, एक स्पेनिश फ्लू 1917 में, स्पेनिश फ्लू 1917 में एक ये पैंडेमिक, ठीक है जी, स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस और स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन, इसलिए इसे क्या कहते हैं जी, स्पेनिश फ्लू। तो इससे मेरे ख्याल 10 मिलियन लोग मारे गए या 6 मिलियन, यानी बाद में एपिडेमिक्स बहुत ज्यादा डेवलप हुई और लोगों का इतना बार में नुकसान नहीं हुआ था जितना इतनी बीमारियों से हुआ नुकसान। ठीक है जी, बहुत सारी हर ये पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, फेमाइन, हर चीज की, यानी नौजवानों की कमियां हो गई, असासों की कमियां होगी, हर चीज की कमी होगी, स्पेनिश फ्लू भी आ गया, बहुत सारा मामला है। कोई सवाल तो बताओ। नंबर 6, हाँ वो बेलफोर्ड डेक्लेरेशन हुआ था। यार ये ट्रीटी ऑफ लोजान ये थी, मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो था वो उसने जो है ना रेजिलियंस दिखाई अगेंस्ट ग्रीस। उसने जो है ये बताया, क्योंकि ग्रीस जो है वो समझ रहा था कि अब तुर्की डिस्टेबलाइज हो गया है, अब तुर्की का जो अनातोलिया वाला रीजन है ये सारा का सारा मैं कब्जे में ले सकता हूँ। तो उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए जो है उसके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपनी रेजिलियंस दिखाई, अपना जो है उसने नेशनलिज्म की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा किया और ग्रीस को पसपा कर दिया, ग्रीस को वहां से निकाल दिया और फिर इवेंचुअली जो है यूरोपियंस को उसके साथ मुआहदा करना पड़ा और वो ट्रीटी ऑफ लोजान के नाम से जाना जाता है, जो 1923 में हुआ, जिसके तहत जो है मॉडर्न डे तुर्की की बाउंड्री को यूरोपियन ने तस्लीम किया और जो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो है किसकी बाउंड्री को तस्लीम किया कि जो ये मकबूजा इलाके हैं, इराक, ईरान, ये सारे इलाकों के ऊपर जो है ये हम तस्लीम करते हैं कि हाँ जी ये यूरोपियंस के पास। भी तकसीम कर दो खिलाफत उस्मानिया। सुल्तान जो है ना 1922 में जो लास्ट सुल्तान था, अब क्योंकि जो है 1922 में उसने जो है लास्ट जो सुल्तान था वो खत्म हो गया, यानी सल्तनत जो थी उस्मानिया सल्तनत वो कब खत्म हो गई जी, 1922 में। और ओस्मान खिलाफत कब खत्म हुई, 1924 में। अगर सवाल है ओस्मान जो है वो सुल्तान जो है सल्तनत कब खत्म हुई, 1922 में। हाँ ये अब आप तुर्की को अलग देखेंगे ना, वो अलग चीज है, वो ओस्मान अंपायर के बैकग्राउंड में हम देखेंगे इंशाल्लाह।
देखो जी, रिपीट कर देता हूँ सारी चीज। बात ये है कि जो है ओस्मान अंपायर के साथ क्या हुआ जी, उस्मानिया जो एम्पायर है इसके साथ क्या हुआ, एक हुई ट्रीटी ऑफ सर्व्स जैसे 1920 में। और ये ट्रीटी ऑफ सर्व्स क्या हुई जी, ट्रीटी ऑफ सर्व्स में ओस्मान अंपायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसका जो अरेबियन पेनिनसुला वाला हिस्सा था और इसका जो इराक का रीजन था और इसका जो पैलेस्तीन का रीजन था वो चला गया यूके के मैंडेट में, यूके के कंट्रोल। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो एक सुजेशन दी थी किसने, वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं। उसमें उसके मुताबिक इस्टेब्लिश कर दी गई लीग ऑफ नेशन। कब जी, जनवरी 1920 में। और ये जितनी भी कॉलोनीज हैं वो कहा कि जी ये कॉलोनीज को कौन मैनेज करेगा, कॉलोनीज मैनेज्ड बाय जो है लीग ऑफ नेशन। ठीक है जी, लीग ऑफ नेशन के थ्रू जो है कॉलोनीज को मैनेज किया जाएगा। ठीक है जी, लीग ऑफ नेशन के थ्रू कॉलोनीज को मैनेज किया जाएगा। ये वुडरो विल्सन के जो है ना उसके खिलाफ तहत ये सल्तनत का मतलब उस्मानिया। देखें मैं बताता हूँ, ये तस्वीर बनाइए। अच्छा मैं ये आप आपको बताता हूँ कि ओस्मान अंपायर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें ओस्मान अंपायर जो है ये 1299 में ओस्मान ने इस्टेब्लिश की। ठीक है जी, ये तस्वीर नहीं है, ये बस हाँ? ओस्मान अंपायर 1299 में ओस्मान ने क्या कर दी, देखें अब ये रीजन कौन सा है, देखो ये अनातोलिया का रीजन है। और अनातोलिया किसे इसका दूसरा नाम एशिया माइनर दिया है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, एशिया माइनर है। अब इसमें 395 में 395 एडी में बैजेंटाइन अंपायर एस्टैब्लिश हो गई थी। जो कि किसने की थी, कॉन्स्टेंटाइन वन। ठीक है जी, कॉन्स्टेंटाइन वन ने बैजेंटाइन अंपायर एस्टैब्लिश कर दी थी। ये बैजेंटाइन अंपायर 595 एडी में रीच्ड एट इट्स हाईएस्ट एक्सटेंट। ये अपने हाईएस्ट एक्सटेंट पे पहुंच गई बैजेंटाइन अंपायर, यानी पूरा का पूरा एरिया जो है कवर कर लिया। उसके बाद 610 में इस्लाम आ गया। जब इस्लाम आया उसके बाद 632 से 661 तक खिलाफत राशिदा आई। इस खिलाफत राशिदा ने जो इलाके थे बैजेंटाइन अंपायर के, ठीक है जी, बैजेंटाइन
empire, provinces of Syria, Iraq, Palestine, Jordan, Lebanon, इजिप्ट, ये सारे के सारे इलाके बैजेंटाइन अंपायर से खिलाफत राशिदा के दौर में मुसलमानों के पास चले गए, खिलाफत राशिदा के कंट्रोल में आ गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ जी, ठीक है जी, ये सारे इलाके बैजेंटाइन अंपायर थे। बैजेंटाइन अंपायर का उस वक्त कौन था रूलर? बैजेंटाइन अंपायर का रूलर था हरकुलिस। हरकुलिस उस वक्त रूलर था। और इजिप्ट का कौन था रूलर जी उस टाइम पर? मैकूकस। मैकूकस, ठीक है जी। इसको इनके ये वाले एरिए सारे के सारे, और खिलाफत राशिदा ने आपको पता है ईरान भी फतह कर लिया, ईरान, और साद बिन अबी वकास ने, ये गवर्नर था इजिप्ट का बैजेंटाइन अंपायर की तरफ से। हाँ, बैजेंटाइन अंपायर की तरफ से इजिप्ट का गवर्नर था मैकूकस, ठीक है जी। तो अब ये पूरा का पूरा रीजन जो है किसके पास चला गया? खिलाफत राशिदा, यानी बैजेंटाइन अंपायर के ये सारे हिस्से किसके पास चले गए जी? ये सारे के सारे हिस्से चले गए इस्लाम के पास। अब हुआ ये कि इसके बाद आपको पता है 661 से लेकर 750 तक उमैयाद रूल आ गया। उमैयाद रूल आ गया। इस उमैयाद रूल में जो है ये इलाके किसके कंट्रोल में रहे? उमैयों के कंट्रोल में रहे, उमैयाद के कंट्रोल में रहे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड थी ये, ठीक है जी। इसने बड़ा कंसोलिडेट किया, बल्कि थोड़े बहुते जो है ना और इलाके भी, और इन्होंने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर भी हमले करने की कोशिश की और उसको भी पता करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे उमैयाद रूलर्स में, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद आपको पता है ये इन्होंने कंसोलिडेट करके रखा ये एरिया। उसके बाद 750 से लेकर 1258 तक अब्बासियों के कंट्रोल में रहे। अब्बासियों के कंट्रोल में ये सारा का सारा एरिया, जिनका हेडक्वार्टर कौन सा था? बगदाद, बगदाद था। लेकिन 1258 में आपको पता क्या हुआ जी? हलाकू खान ने बगदाद को सैक कर लिया। अब्बासिया सल्तनत खत्म हो गई। और आपको पता है फिर नीचे वाले रीजन में क्या हुआ जी? नीचे वाले रीजन जो आपका ये इजिप्ट का रीजन था, इजिप्ट के रीजन में, ये जो इजिप्ट का रीजन था, मिस्र के रीजन में पहले तो फातमीद आ गए, अब्बासियों के कंट्रोल से चले गए। फातमीद के बाद अयूबीद आ गए, ठीक है जी। और अयूबियों ने पूरा अरेबियन पेनिनसुला कैप्चर कर लिया। अब इस टाइम पर जब ये मामला हो रहे थे तो अनातोलिया का रीजन, जो हमारा टॉपिक है अनातोलिया का रीजन, इस पर कौन थे? इस पर सल्जूक एम्पायर थी। ये वही सल्जूक एम्पायर है जिसका अलप अरसलान, जिसने क्रूसेड वॉर लड़ी थी, सेकंड नूरुद्दीन जंगी के साथ मिलकर 1147 से लेकर 1150 तक, ये वो अलप अरसलान है जिसने, ये सल्जूक लोगों की अनातोलिया के रीजन में हुकूमत थी। अब 1200 ये सल्जूक लोग थे। अब अगर मैं यहां पर हल्का सा आपको तुर्की बनाऊं तो ये वाला जो रीजन था, इस वाले रीजन के ऊपर किसकी हुकूमत थी? सल्जूक एम्पायर की। ठीक है जी। लेकिन यहां पर अब आपको पता है इसके नीचे क्या है? इसके नीचे इराक और ईरान है।
ये इराक है और ये सीरिया है, इसके नीचे ही है ना दोनों, ये सीरिया है ये इराक है। तो ये रीजन इराक में कौन आ गया है, इराक में आ गया है। उसके बाद मंगोल इंपायर, तो ये मंगोल इंपायर जो है, ये मंगोल इंपायर का यहाँ पर असर रसूख हो गया सल्जूक इंपायर में। ठीक है जी, तो मंगोल इंपायर जो है इस सल्जूक इंपायर को जो है इन्फ्लुएंस करती थी, इनका कंट्रोल कम हो गया था। तो फिर यहाँ पर इनके कंट्रोल कम होने की वजह से एक नया जो है बेलिक ट्राइब, बेलिक ट्राइब टुक कंट्रोल ऑफ अनातोलिया। ठीक है जी, टुक कंट्रोल ऑफ अनातोलिया और फाइनली यहां पर फाइनली established Ottoman Empire in 1299। ठीक है जी, ये है बैजेंटाइन, पहले बैजेंटाइन के कंट्रोल में रहा, फिर जो है खिलाफत उस्मानिया के कंट्रोल में कुछ एरियाज रहे, फिर जो है सल्जूक आ गए। ये सल्जूक जो है मंगोलों की ही नस्ल है, समझ आई? ये है जी बैकग्राउंड था। अब ये ओटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गई। ठीक हो गया, मुसलमान थे। हाँ, ये मतलब सेंट्रल थी। मंगोलों के ये चाचे के बेटे। ठीक है जी, मंगोलों के चाचे के बेटे हैं। तमूर वाले, तमूर वाले जैसे मंगोलों का चाचा। हाँ, ये ट्राइब में बना था। हाँ, इस एनाटोलिया में कंट्रोल किया था। ये भी सुना था। हाँ, ये बेलिक ट्राइब ये ओस्मान एम्पायर का ट्राइब है। ये बेलिक ट्राइब ओस्मान एम्पायर का ट्राइब है, बेलिक ट्राइब। ठीक है जी, वो किस ट्राइब से था? पहले ये सल्जूक ट्राइब यहाँ पर अनातोलिया के रीजन के ऊपर कंट्रोल ले लिया, फिर एक नया ट्राइब ने जो है ना, क्योंकि यहाँ पर ये नोमैडिक ट्राइब है। पहले जैसे एक मंगोल नोमैड ट्राइब था, चंगेज खान की क़यादत में कंट्रोल लिया, पूरा का पूरा चंगेज खान ने पूरा का पूरा आपका सेंट्रल एशिया और रशिया तक इसने कंट्रोल कर लिया। फिर ऐसे ही ये सल्जूक अंपायर पहले यहाँ पर स्टैब्लिश रही, और ये बड़े इतने यानी मुसलमान ही थे ना। अलप अरसलान जो सेकंड क्रूसेड वॉर लड़ रहा है, ठीक है जी, अलप अरसलान के बारे में बहुत ज्यादा लेजेंडरी स्टोरीज मशहूर है। ठीक है जी, कि किस तरीके से इसने बेहतरीन तरीके से जो है वो ईसाइयों को शिकस्त दी, बैजेंटाइनियों को शिकस्त दी, यूरोपियंस को शिकस्त दी। तस्वीर बनाओ। ये वही बैलिक का है, काई ट्राइब काई, ये अर्तरुल जो गादी है ना, ये सल्जूक थे ना। नहीं यार, ट्रिपल एंटने के साथ नहीं था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर ट्रिपल अलायंस के साथ था नसरुल्लाह। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? आपका इटली था ट्रिपल अलायंस के साथ, आपका जो है हाँ हाँ, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। हाँ हाँ यार, ये काई ट्राइब बेलिक ट्राइब एक ही बात है। ट्रीटी ऑफ सर्व में खिलाफत उस्मानिया के 1920 में जो ट्रीटी ऑफ सर्व हुई, तो इसमें उस्मानिया खिलाफत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सिंपल सी बात है, ट्रीटी ऑफ सर्व जो है हार गया है, ओटोमन एम्पायर हार गई है। जो है ना, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जंग भी हुई थी, जिसे कहते हैं वार ऑफ गलीपुली। गलीपुली पेनिनसुला के अंदर जो है जंग हुई थी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और डिफरेंट यूरोपियन ममालिक के फौजियों ने जो है शिरकत की। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा पहले स्टालमेट की कंडीशन रही, लेकिन जब बाद में जो है अमेरिकन आ गए सोल्जर, तो फिर जो है ना यहाँ पर क्या हो गया जी, ओटोमन एम्पायर हार गई। ना यूके की कॉलोनी था, यूके की, ऑस्ट्रेलिया भी यूके की कॉलोनी था, इसलिए आया था।
इंडिया भी इसीलिए उधर गए थे, इंडिया के फौजी यूके की कॉलोनी थे हम। समझ आइए बातें, कोई सवाल है? अच्छा मैं इसको समराइज करता हूँ सारी चीज को। कैसे समराइज करते हैं जी? आपकी वर्ल्ड वॉर हमने एंड की, हमने कहा वर्ल्ड वॉर में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है, आपका जर्मनी है और आपका ओटोमन एम्पायर है, और इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया है? ट्रिपल अलायंस। और इस ट्रिपल अलायंस में जो है ट्रिपल एंटने कौन है जी? आपका फ्रांस, यूके और जो है रशिया और इटली और जापान और यूएसए। ये ट्रिपल एंटने जो है, इन ये 6 ममालिक जो है ये ट्रिपल एंटनी के ममालिक बन गए और टाइम टाइम से ये वॉर के अंदर शामिल होते गए। जैसे इटली 1915 में आ गया और यूएसए जो है 1917 में आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी? इन 6 ममालिक की जो अफवाज थी, इन्होंने ट्रिपल अलायंस को हरा दिया और जो है बर्लिन तक ये पहुंच गए। फिर जब जर्मनी पूरा इनके कंट्रोल में आ गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर इनके कंट्रोल में चली गई, ओटोमन एम्पायर पूरी की पूरी इनके कंट्रोल में चली गई, तो फिर जो है ना इन्होंने इन ममालिक के साथ की ट्रीटी। ठीक है जी। और रशिया का मैं आपको पहले ही बता चुका कि रशिया में निकोलस सेकंड जो था, निकोलस सेकंड को एब्डिकेट कर दिया गया और एब्डिकेट करने के बाद उसके बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। और वहां पर जो है 2 रेवोल्यूशन आए, एक मार्च रेवोल्यूशन जो है, और मार्च रेवोल्यूशन में मेंशेविक जो लोग थे जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी रशिया में स्टैब्लिश हो जाए, डेमोक्रेटिक तरीके से हम गवर्नमेंट को ले लें, तो वो जो लोग हैं उनकी हुकूमत आ गई। लेकिन बाद में जर्मनी से एक बोल्शेविक जो है बंदा, जो व्लादिमीर लेनिन था, वो आ गया और उसने बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वो आ गया और 1917 में जो है ना उसने टेक ओवर कर लिया। और फिर बाद में इनकी सिविल वॉर चलती रही और जो है ना 1922 में जो है उसने यूएसएसआर एस्टैब्लिश कर दी और जो है उसने 1917 में वॉर से अपना आपको अलग कर लिया और जो निकोलस सेकंड था वो अलग हो खत्म हो गया। अब बात करें ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया का जो किंग जोसेफ था, ये जो है 1916 में जो है ये खत्म हो गया, ये भी इसने भी रिजाइन कर दिया। और ऑस्ट्रिया भी जो फाइनली है, इसके साथ ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन हुई और इसमें से बहुत सारे इलाकों को तोड़कर नए मुल्क बन गए। और जहां तक जर्मनी की बात है, जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई, इसके ऊपर हैवी फाइन को इम्पोज किया गया, इसकी जो मिलिट्री पावर थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और इसके भी इलाकों का नुकसान हुआ। और जहां तक हम बात करें जी ओटोमन एम्पायर, तो ओटोमन एम्पायर के साथ जो है ट्रीटी ऑफ सर्व हुई पहले 1920 में और उसके जो है ना टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और इसका जो इराक का रीजन था, इसका जो लेबनान, इसका जो सीरिया का, इराक का रीजन था, पूरा अरेबियन पेनिनसुला था, पैलेस्टीन का रीजन था, जो है उसके बाद इराक का जो रीजन था ये पूरा का पूरा यूके को दे दिया। सीरिया लेबनान जो है ये रीजन जो है किसको दे दिया जी? ये रीजन जो है फ्रांस को दे दिया और जो है ना इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ग्रीस ने जो है ना अनातोलिया का जो रीजन है इसके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो है 1923 में उसको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा जब दिखाई और उनको यहाँ से भगा दिया, तो 1923 में जो है ट्रीटी ऑफ लोजान हुई, जिसके तहत जो है अनातोलिया का जो रीजन था पूरा का पूरा ये तुर्की, मॉडर्न डे तुर्की की बाउंड्री मान लिया गया और ट्रीटी ऑफ लोजान हो गई। बस इतनी सी बात है। और बताओ। और अब हम सर A+ हो गए। अच्छा अब हमने ओटोमन एम्पायर को देखा, तो ओटोमन एम्पायर का ये जो है मामला चला और ओटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश हो गई। अब हम ये तस्वीर बना लिया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं जी, ओटोमन एम्पायर में क्या हुआ। अब ये छोटी सी इसकी टेरिटरी थी और सोगत एक इलाका है, सोगत ओटोमन एम्पायर ने, ओस्मान ने अनातोलिया, एशिया माइनर जिसे कहते हैं, ये रीजन में कौन आ गया जी? सोगत इसका कैपिटल था। हाँ सोगत कैपिटल था और काई ट्राइब भी आप कह दो, काई ट्राइब, आर्थर गाजी, ठीक है जी। ठीक है जी, सोगत को कैपिटल बना दिया और जो है एशिया माइनर के ऊपर फिर आस्ता आस्ता उस्मान के बाद उसका बेटा आया उरहान, ठीक है जी। उरहान के बाद मुराद आया,
ठीक है जी। मुराद के बाद जो है बायजीद जलदरम आया। अब ये जो बायजीद जलदरम है इसको थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये 1402 तक, 1387 से लेकर 1402 तक सुल्तान रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जो है अनडिफीटेड रहा 1402 तक। लेकिन फिर क्या हुआ, अमीर तैमूर के साथ इसके साथ बैटल ऑफ अंतरा हुई। और इसको जो है ना बायजीद को वो कैदी बनाकर ले गया। क्या बनाकर ले गया जी, कैदी बनाकर ले गया। फिर जो है 1402 से लेकर 1413 तक सिविल वॉर रही। खिलाफत उस्मानिया में क्या रही, सिविल वॉर रही। फिर 1413 में मोहम्मद फर्स्ट आ गया। ठीक है जी, मोहम्मद फर्स्ट आ गया। फिर मुराद सेकंड आ गया। फिर जो है मोहम्मद फातेह आ गया, जिसने बैजेंटाइन एम्पायर को फतह कर लिया। फिर उसके बाद जो है फिर कौन आ गया जी, मुराद 3 आ गया, सलीम आ गया। फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद सलीम आ गया ना, मुराद ही आ गया, मुराद 3 आ गया। फिर मुराद 3 के बाद जो है सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद जो है मुराद 3 आया। मुराद 3 के बाद फिर जो है वो आ गया आपका सलीम आ गया, सलीम फर्स्ट, जिसे सलीम यऊस कहते हैं। सलीम यऊस के बाद फिर कौन आ गया जी, इसने खिलाफत उस्मानिया, ये पहला फर्स्ट खलीफा बन गया। अनातोलिया के रीजन के अलावा इसने पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, इजिप्ट, सारा कुछ इसने अपने कंट्रोल में ले लिया सलीम यऊस ने। ये पहला खलीफा बन गया। सलीम के बाद फिर सलेमान दी मैग्निफिसेंट आया। सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, इसके दौर में पीक पूरा बाल्कन पेनिनसुला कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद फिर जो है ना डिक्लाइन शुरू हो गया, ओस्मान एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। और डिक्लाइन होते होते ये कब तक रहा था, 1520 से लेकर 1566 तक। ठीक है जी। और इसका फिर बेटा आया सलीम। ठीक है जी। और फिर मुस्तफा 1, मुस्तफा 2, फिर ऐसे करते करते डिक्लाइन ही होता गया। और फिर इवेंचुअली आपने देख लिया कि क्या हुआ जी फिर इसके साथ। तो ये है टोटल इसकी स्टोरी। इसमें और आपने क्या करना है, ठीक है जी। इसमें और कोई इसमें अहम चीज है ही नहीं ओस्मान एम्पायर में। एक इसका डिक्लाइन है, एक इसका अरूज है, ये अमीर तैमूर मतलब हरा के साथ ले गए। हाँ, कैदी बनाकर ले गया था। अमीर तैमूर को गोल बना। हाँ उधर है। हाँ, वो इसको कैदी बनाकर ले गया था, उसकी कैद में ही मरा था ये। सलीम फर्स्ट 1517 में, ये आते हैं। हाँ 1453 में। यार देखो, यानी एक थी, देखें अब 1299 से लेकर 1517 तक क्या है जी, सल्तनत है। ये सल्तनत है। सल्तनत आपको पता है क्या होती है जी, सल्तनत क्या होती है कि जो है, वैसे तो ये डिनास्टी है, सल्तनत तो नहीं कहना चाहिए। सल्तनत तो वो होती है जिसमें जो है ना उसके बुनियाद पर आया जाए, उस्मानिया डिनास्टी इसे कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाप के बाद बेटा आता था, लेकिन उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, सुल्तान होता था इसका अमीर बड़ा। तो लेकिन फिर 1517 में सलीम यऊस ने ना, 1517 में ये जो सलीम यऊस है, सलीम फर्स्ट, इसने अरेबियन पेनिनसुला को पूरे के पूरे को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो ममलूक थे ना, ममलूक को इसने कत्ल कर दिया, ममलूक की हुकूमतों को इजिप्ट में खत्म कर दिया, और पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, हिजाज का पूरा रीजन इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फिर ये पहला खलीफा भी बन गया 1517 में। अब इसके पास जो सलीम था ना, सलीम एक तो सुल्तान भी है और साथ में
खलीफा भी है, एक सुल्तान भी है और खलीफा भी है। फिर इसके बाद सुलेमान आया, सुलेमान अब खलीफा भी है और सुल्तान भी है, खलीफा भी है सुल्तान भी है। अब चलते 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 बात कहां पर आ गई, मोहम्मद 6 पे। तो अब यानी दो डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत है, एक डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत है और एक डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफेट है, खलीफेट है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत था, इसका ओहदा मोहम्मद 6 के दौर में खत्म कर दिया गया। यानी ये मोहम्मद 6 को 1922 में एग्जाइल भेज दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया। तो ये जो सल्तनत का ओहदा था ये खत्म हो गया 1922 में। अब इसके बाद जब ये चला गया, खलीफा का डिपार्टमेंट बैठा था, तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1922 में अब्दुल मजीद, ये आपका क्या बन गया जी, अब्दुल मजीद ये आपका बन गया खलीफा, क्योंकि अब सुल्तान का तो ओहदा ही खत्म हो गया, ये अब सिर्फ और सिर्फ खलीफा है, सुल्तान का ओहदा खत्म हो गया, अब ये क्या है, खलीफा। तो फिर वो 3 मार्च 1924 को उसने ये खिलाफत का डिपार्टमेंट भी खत्म कर दिया, खिलाफत भी खत्म हो गई, सल्तनत भी खत्म हो गई। अब 1924 में ये अब्दुल मजीद का दोनों खात्मा हो गया जी, सिस्टम खत्म हो गया जी। समझ आ गई अब बात की? फर्स्ट खलीफा सुलेमान था। हाँ फर्स्ट खलीफा जो था वो सुलेमान था। हाँ, उस तरह फर्स्ट खलीफा सुलेमान, खलीफा सुल्तान दोनों है ना वो, सही। अभी चेक कर लेते हैं। सुलेमान 1566 में मर गया जी, जो है सुलेमान दी मैग्निफिसेंट। सारे मौजूद थे। हाँ मुसलमान थे। बैटल ऑफ 1402 में। ना वो यार एक यंग तुर्क्स का रेवोल्यूशन आया था 1907 में, 1907 में यंग तुर्क्स रेवोल्यूशन, उसमें क्या हुआ था, पावर टेकन फ्रॉम खलीफा, खलीफा या सुल्तान से पावर सारी की सारी ले ली गई थी, और जो सारी की सारी पावर थी वो किसके पास थी, अब पार्लियामेंट के पास थी। ठीक है जी। और फिर इवेंचुअली जो है ना उनका नॉमिनल रोल भी जो है वो खत्म कर दिया गया था। ये बायजीद ही वो इंसान है जिसने जेनेसरीज जो है इसने तो इंट्रोड्यूस कराई थी। जेनेसरीज क्या होती थी कि जब ये यूरोपियन इलाके पता करते थे ना, तो उस इलाके में रहते होते थे ईसाई, तो ईसाई लोगों को होता था कि जी आपने जो एक आपका बच्चा होगा ना वो हमें दे देना, तो उनका बच्चा जो है ना वो ये ले लेते थे, फिर उसको मुसलमान करते थे, मुसलमान करके उसकी पूरी की तरबियत करते थे, तरबियत करके उसको अपनी फौज में भर्ती कर लेते थे। तो इससे इन्होंने एक फौज बनाई थी जिसे कहते थे जेनेसरीज। ये बायजीद जंदरम ने ये काम शुरू किया था, इसे क्या कहते थे, जेनेसरीज। तो ये जेनेसरीज बाद में जाकर जो है इनके दर्द सर बन गई थी, क्योंकि ये इतने पावरफुल हो गए थे कि बाद में सुल्तान की पावर इनके सामने जीरो हो गई, और ये फिर काफी सुल्तानों को इस जेनेसरीज ने कत्ल भी किया, क्योंकि जो भी सुल्तान फिर बाद में इनकी बात नहीं मानता था तो ये जेनेसरीज उसका सफाया कर देते थे। फिर बाद में ये जेनेसरीज जो है वो उठ के आ गए थे। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा है मामला, आपको इतना ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत ही नहीं। लिख तो सेंड कर दो। वर्ल्ड वॉर 1 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे लिखवा दिए ऑलरेडी। ये सारे जितने भी हमने बातें की है ना, ये सारे क्वेश्चन थे जो भी, यानी
विद बेटर कॉन्सेप्ट, विद बेटर आइडिया। हर एक सवाल है हमारा, समझ आ गई ये बात की? ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक बेटर आइडिया हो तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, खलीफा सलीम ने ममलुकों को हराया, सवाल। बायजीद यल्दरम जो है उसको तैमूर ने हराया, सवाल। सवाल है, सारे सवाल हैं। ये जो भी बातें हैं, जो भी लेक्चर में बात है उसको नोट करें, ये सारा सवाल। ठीक है जी, और कोई सवाल हमने मिस नहीं किया। हाँ, एक बेलफोर डिक्लेरेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तस्वीर बना ली है? आपका एक हुआ था जी, बेलफोर डिक्लेरेशन, ये हुआ था 2 नवंबर 1917 को। 1917 को। और ये बेलफोर कौन है जी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूके का। यूके का मिनिस्टर था फॉरेन अफेयर्स का। उसने 2 नवंबर 1917 को बेलफोर डिक्लेरेशन किया। और ये बेलफोर डिक्लेरेशन क्या था? प्रॉमिस Jews for their homeland will be established at the land of Jerusalem। ये हम आपकी जो 2 नवंबर 1917 को बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ, क्योंकि यहूदी जो है, यहूदी भी उन्होंने भी सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है बरतानिया को। तो उनका जो था उन्होंने फिर मॉनेटरी भी बेनिफिट दिया। तो फिर बेलफोर जो उनका सेक्रेटरी था उसने कहा कि भाई हम आपको जो है वो कंपनसेट करेंगे और आपका एक जो है लैंड आपको देंगे जेरूशलम में। तो उनकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी। और फिर इसके बाद जो है आपको पता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी मास जो है वो माइग्रेशन शुरू हो गई। जब हिटलर ने उनका मसकर किया, तो फिर मसकर करने के बाद उन्होंने जो फलस्तीनी लोग थे उनसे सारी की सारी लैंड एक्वायर करना शुरू की। और वो लैंड एक्वायर करते करते सारा जो है मामला बाद में आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। उस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको आपको डिटेल में बताएंगे कि वो क्या इशू है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसका इमीडिएट रीजन अगर हम ऑन पेपर देखें, इमीडिएट रीजन तो वो क्या है? इमीडिएट रीजन है कि ऑस्ट्रिया का जो किंग फर्डिनांड था वो, उसको असैसिनेट कर दिया गया था। किसने कर दिया था? एक बोस्नियन सर्ब लड़के ने। तो ऑस्ट्रिया ने फिर हमला कर दिया। इमीडिएट तो ये था। अगर फॉर एग्जांपल जर्मनी के केस में देखें तो जर्मनी ने क्या कर दिया था? बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड वॉर आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए। फिर इसमें आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए था कि रशिया जो है उसने अपनी फौजों को क्या है आगे की तरफ भेज दिया था। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूके जब बेल्जियम के ऊपर अटैक हुआ तो यूके की बेल्जियम के साथ ट्रीटी थी, यूके आ गया। ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं। ये आपके सामने सवाल बनकर जब आएंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा यार वाकई, यानी ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए। हर रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रीजन है। बस ठीक है, बेहतरीन। ठीक है जी, आज करनी है मैथ है मूड या थक गए हो? हाँ, मेन एम से बन गया आपका मिलिटरिज्म, ए से बन गया अलायंसेस, आई से बन गया इंपीरियलिज्म और एन से बन गया नेशनलिज्म। चलो अच्छा, ये हजम करो।
आज काफी हो गया, 8:30 हो गया, आज आपको टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मैंने इंग्लिश की जो आपके नोट्स भेजे हैं, ये सारे नोट्स आप लोग करो। इंपीरियलिज्म यानी इंपीरियल बादशाह को कहते हैं, यानी किसी के ऊपर आप बादशाहत अपनी कायम कर लो, उसको वैसल स्टेट बना लो, उसके ऊपर अपने अख्तियारात जो है कायम कर दो, इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो। चलो चलो कल करते हैं। अच्छा, मुराद फर्स्ट ने चला सीरीज शुरू की थी? चलो मैं ये चेक करके बताऊंगा कि बाजुद्दीन ने की थी या इसने की थी। मुराद, हाँ ये मुराद मेरा ख्याल तीसरा रूलर है इसका, कुरहान का बेटा है मुराद। फिर भी मैं चेक कर दूंगा। हाँ, मुस्तफा कमाल अतातुर्क यंग तुर्क से बिलोंग करता था, बिल्कुल। हाँ, कम्युनिज्म बेसिकली क्या है जी? कैपिटलिज्म है, दो सिस्टम है। कम्युनिज्म ये सिस्टम है, वो कहता है कि आप जो है अ, ये सही तरीके से जो इसकी जो प्रैक्टिकल हालत है, वो प्रैक्टिकल हालत रशिया में नापित हुई थी। और उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर है, जो किसी भी ऑफिस में काम करने वाला मजदूर है, वो काम कर रहा है, उसके काम करने के एवज में उसको जगह हुकूमत देगी, उसको उसके बच्चों को एजुकेशन हुकूमत देगी, उसको हेल्थ फैसिलिटी हुकूमत देगी, उसको सारे मामला जो है हुकूमत देगी, लेकिन उसके नाम पर कुछ नहीं होगा। यानी इसमें आपका प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, यानी आप चीजों को ऑन नहीं कर सकते। चीजें कम्युनिज्म में सारी की सारी स्टेट ऑन होती है, लेकिन आपका जो है वो उसमें क्या होता है, आपकी सारी जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। यानी इसमें फिर नुकसान क्या होता है, इसमें नुकसान ये होता है कि अब फैक्ट्री में दो लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और दूसरा बहुत बुरा काम कर रहा है, तो दोनों को इक्वल फायदे मिल रहे होते हैं। तो फिर जो काम करने वाला होता है वो कहता है यार मैं इतना काम करता हूँ, जलील होता हूँ, उसके बच्चों को भी उसी स्कूल में एजुकेशन मिल रही है, मुझे भी। तो वो जो एक कंपटीशन की फिजा होती है वो खत्म हो जाती है कम्युनिज्म में, जिसकी वजह से ये कम्युनिज्म जो है फेल हो जाता है। जब इसके मुकाबले में अगर कैपिटलिज्म देखें, तो कैपिटलिज्म में यू कैन ऑन लैंड, यू कैन जो है ऑन योर कंपनी, आप कुछ भी ऑन कर सकते हो। तो उसमें जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन कराया जाता है, और वो कंपटीशन में, लेकिन उसके भी कुछ नुकसान हैं। तो कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म की बेस्ट एग्जांपल यही है कि स्टेट ओन्ड हर चीज होती है कम्युनिज्म में। जो है कम्युनिज्म का बेहतरीन जो इसका कॉन्सेप्ट था कि ये आपके ख्याल करती है, ये फैक्ट्री लेबर जो है इनका ख्याल करती है। भुट्टो ने भी जब ये कम्युनिज्म को अपनाया था, इसके रूल्स को अपनाया था, उसने लेबर लॉज लेकर आ गया था। ठीक है जी, तो लेबर के बड़े हक में होते हैं, फैक्ट्री के बड़े मजदूरों के बड़े हक में होते हैं। ठीक है जी, तो लेकिन फिर इसमें कंपटीशन ना होने की वजह से ये फेल हो जाता है, वरना तो ये बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम है कम्युनिज्म। अगर इसमें जो है कंपटीशन ले आया जाए किसी तरीके से, आप जैसे चाइना ने किया, डेंग जियाओपिंग ने जो है वो क्या किया, एक लिमिटेड जोन बना दिया, उस जोन में क्या किया जी, एक जो है कंट्रोल्ड कम्युनिज्म को चला रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्केट को बढ़ने की इजाजत भी दी, लोगों को ऑन करने की इजाजत भी। जब आपको ये पता ही नहीं कि यार मेरा ये घर है, जब आपको ये पता ही नहीं मेरा यार ये मोबाइल है, मेरी चीज फलानी चीज है, तो आप किसके लिए एफर्ट करोगे? जब आप कोई चीज खरीद ही नहीं सकते, आप अपना स्टेटस बढ़ा ही नहीं सकते, जब आपके पास ये इजाजत ही नहीं है, तो आप किस लिए मेहनत करोगे, किस लिए काम करोगे? तो कैपिटलिज्म ने ये चीज नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म में फिर आपको पता है कि कैपिटलिज्म इस चीज को सपोर्ट करता है कि मखसूस तबके के पास पैसा हो, और वो पैसा जो है फिर वो क्या करता है, मखसूस तबका जो है उस पैसे के जरिए से निचले लोगों की इस्तेहसाल करना शुरू कर देता है। कैपिटलिज्म की अगर बुराई देखें तो हम मेन बुराई यही है। कैपिटलिज्म क्या करता है, यानी ये आपका गिलास है, हाँ जैसे अयूब खान ने किया था, ये गिलास है, उसने कहा ये 22 खानदान है, इस 22 खानदानों को मैं पैसा दूंगा, जब ये गिलास फुल हो जाएगा, 22 खानदान फुल हो जाएंगे, तो इसमें से पानी जो गिरेगा वो लोगों को मिलेगा। यानी ये 22 खानदान जब अमीर हो गए हैं, तो ये फैक्ट्रियां बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो फिर ये बहुत सारे मजदूरों को रखेंगे, फिर मजदूर जो है उनको सैलरियां देंगे। ये कैपिटलिज्म ये निजाम है।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओए ओए कोई नहीं लेता मैं तो गई। उसका हस्बैंड है, अच्छा प्रिंस फिलिप गया। इसने 3 साल जीना है, पूरे घर के जाके लॉन्गेस्ट के। अच्छा प्रिंस फिलिप गया है। ओए ओए बेचारा मर गया। चलो मरने की उम्र थी उसकी भी। अच्छा सोशलिज्म ये है, सोशलिज्म में कंपटीशन भी है, लेकिन सोशलिज्म में आपका जो है एजुकेशन फ्री, आपकी हेल्थ फ्री, लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि सारी की सारी चीजें स्टेट ऑन करेगी, उसमें आप ऑन भी कर सकते हो। ये सोशलिज्म बेस्ट फॉलो किया जा रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, तो ये सोशलिज्म जो है ये बेहतरीन निजाम है। हाँ बिल्कुल, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में रिलीजन की इम्पोर्टेंट, कम्युनिज्म में तो बहुत ज्यादा सख्ती है कि आपने रिलीजन फॉलो नहीं करना, लेकिन कैपिटलिज्म में उस हद तक सख्ती नहीं है। हाँ कम्युनिज्म और सोशलिज्म इस तरीके से डिफरेंट है। सोशलिज्म में आप चीजों को ओन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का सारा अख्तियार है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल रखे हुए है। सोशलिज्म आपका ख्याल भी रखता है, आपको हेल्थ फैसिलिटी भी देता है, आपकी एजुकेशन भी फ्री करता है, आपका जो है सेहत का भी ख्याल रखता है, आपको राइट्स भी देता है, और उसके साथ साथ आपको ग्रो करने की इजाजत भी देता है। ठीक है जी। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए जज्बे के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई बात है, इंशाल्लाह कुछ पूछ लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।